हेलो बेटा। इस वीडियो में हमें देखना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियोस में हमने कवर कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर 1929 लाहौर सेशन तक का सारा इम्पोर्टेंट इवेंट और डेट्स। इसके बाद हमें देखना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि हमें पता है कि लाहौर सेशन जो हुआ था हमारा कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में, उसमें ये तय किया गया था कि सिर्फ एक देशव्यापी बड़ा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हमें करना होगा। सभी भारतीयों को गांधी जी की लीडरशिप पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। इसीलिए गांधी जी को आगे रखकर एक देशव्यापी आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। गांधी जी ने एक 11 पॉइंट एजेंडा तैयार किया, जो उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन जी को भेजा गया और लॉर्ड इरविन जी ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तब 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन फिर भी लॉर्ड इरविन ने उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके चलते 12 मार्च को गांधी जी ने एक यात्रा प्रारंभ की, जो कि उन 11 डिमांड्स में सबसे कॉमन था सॉल्ट, नमक, जो हर वर्ग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और सभी लोगों की ज़रूरत में आता था, सभी लोगों से रिलेट करता था, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इसलिए 12 मार्च को साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में है, जिसकी स्थापना गांधी जी ने इंडिया वापस आकर की थी, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, जो कि 240 मील की यात्रा है, वह प्रारंभ करते हैं गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। और डेली 10 मील चल के 24 दिन बाद 6 अप्रैल को वह दांडी तट पर पहुंचते हैं और नमक बनाकर, सॉल्ट लॉ तोड़कर नमक बनाते हैं। और इसी के साथ यह यात्रा पूरी होती है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम शुरुआत से देखते हैं नोट्स से। द कांग्रेस हैड फुल फेथ इन लीडरशिप ऑफ गांधी जी, सो गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एज सॉल्ट वाज कंज्यूम्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। On 12 March 1930, with 78 followers, Gandhiji started Dandi March. He covered 240 miles from Sabarmati Ashram to Dandi Tat, and on 6 April he violated the Salt Law. इस तरह से दांडी मार्च हमारा पूरा होता है और सॉल्ट लॉ टूटने के साथ ही सीडीएम वॉज स्टार्टेड, सीडीएम स्टार्ट हो जाता है। अब सीडीएम का मतलब क्या था? स्प्रेड, यानी कि जो पॉपुलेशन में अलग अलग सेक्शंस थे, लेबर थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मिडिल क्लास था, उनके लिए सीडीएम में क्या रोल था और किस तरह से सीडीएम उन लोगों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ से हम लोग ये भी देखेंगे कि स्वराज का मीनिंग, पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट जो 1920 लाहौर सेशन में अडॉप्ट किया गया था, उसमें स्वराज का मीनिंग हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक सेक्शन के लिए क्या था। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन द कंट्री साइड, यानी गाँव की तरफ या शहरों से बाहर, द रिच पीजेंट कम्युनिटीज़, जो थोड़े से रईस किसान थे, किसानों के समुदाय थे, टुक एक्टिव पार्ट इन द मूवमेंट, उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया आंदोलन में। फॉर देम, और उनके लिए स्वराज मेंट, स्वराज का मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो ज़्यादा टैक्स उन्हें देना पड़ रहा है उसके खिलाफ संघर्ष। सेकंड आते हैं हमारे पुअर पीजेंट्स ज्वाइंट द वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। पुअर पीजेंट्स जो थे, उन्होंने कई तरह के रेडिकल यानी उग्र, गुस्से से भरे या हिंसक मूवमेंट्स ज्वाइन किए, ऑफ्टन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, जो कि अक्सर लेड या नेतृत्व किया जाता था, जिनका अक्सर सोशलिस्ट, सामाजिक या कम्युनिस्ट मतलब सांप्रदायिक नेताओं के द्वारा। और पुअर पीजेंट्स के लिए वेजेस ही जो था वो मेन स्वराज का मीनिंग था। वेजेस यानी भत्ता, जो उन्हें काम करने के बदले में मिलता है। थर्ड वन है, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिसेंटेड कॉलोनियल पॉलिसीज़। इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने रिजेंटेड यानी विरोध किया कॉलोनियल पॉलिसीज़ का, विच रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेड यानी व्यापार करने में रुकावट होती थी। यानी कि उनकी तरह से ट्रेड लिबरलाइजेशन ही स्वराज का मीनिंग था। फोर्थ वन आते हैं हमारे, सम वर्कर्स पार्टिसिपेटेड विद देयर सेलेक्टिव अप्रोच। कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनकी कुछ सीमित मांगे थी, एडॉप्टेड फ्रॉम गांधीयन आइडियाज़, जो कि उन्हें गांधी जी के आइडियोलॉजी से मिली थी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट लो वेजेस, जिसके लिए वो विद्रोह आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट यानी धरना दे रहे थे लो वेजेस, जिसमें से प्रमुख मांग उनकी क्या थी कि उनका जो भत्ता बहुत कम है, जो मजदूरी उन्हें बहुत कम मिलती है, वो बढ़ाई जाए, एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, और जो उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है उन्हें थोड़ा सा सुधारा जाए, यानी कि वर्किंग आवर्स के बीच में लंच गैप वगैरह मिले, ऐसा। लास्ट वन थी हमारी वुमेन्स। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन
protest marches, manufactured salt and picketed का मतलब होता है लूटपाट करना, foreign clothes and liquor shops यानी कि शराब की या अल्कोहल की दुकानें। वुमेंस ने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, ऑल्दो द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट चेंज, लेकिन फिर भी वुमेन को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता है और इनकी पोजीशन में कोई खासा परिवर्तन नहीं आता है। इस तरह से सीडीएम हमारा स्प्रेड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हज़ारों और लाखों की संख्या में लोगों ने गांधी जी का लीडरशिप फॉलो किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद हम देखते हैं वाई सीडीएम फेल्ड, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम या डिमेरिट्स क्या थी या क्या कमजोरी थी। इसके बीच में एक छोटी सी डेट बेटा ऊपर आ रही है, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो बी.आर. अम्बेडकर जी ने फॉर्म की थी 1930 में। 1929 के बाद से इंडिया में काफ़ी एक अलग सा वर्ग बनने लगा था जो खुद को दलित बुलाता था, डिप्रेस बुलाता था, दबा कुचला या सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज़ डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर राइट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा सेक्शन खुद को डिप्रेस या दलित बुलाने लगा था और जिसके लिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया था। ये सब घटनाएं बेटा सीडीएम के साथ ही चल रही थी। अब हम देखते हैं सीडीएम के फेल होने के क्या कारण थे। जैसा कि हमें पता है बेटा कि 1931 में गांधी जी और उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन जी के बीच में एक समझौता होता है जिसे लॉर्ड इरविन पैक्ट कहते हैं और उसके बाद गांधी जी सीडीएम वापस ले लेते हैं। इसके अलावा और क्या कारण थे सीडीएम के फेल होने के। फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज डिड नॉट स्टायर ऑल द सोशल ग्रुप्स टू एक्शन। जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का वो एक तो सब लोगों के लिए अलग अलग था, इस वजह से ये प्रेरित नहीं कर पाता है सभी सामाजिक समूहों को वर्क करने के लिए या आंदोलन में एक साथ लाने के लिए। वन सच ग्रुप वॉज स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स दलित, और इन्हीं में से एक ग्रुप था जो खुद को दलित बुलाने लगा था या ऑप्रेस्ड दबा कुचला बुलाने लगा था। बिकॉज ऑफ दिस अ क्लैश बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी.आर. अम्बेडकर अकर्ड, और इसी के चलते भविष्य में यानी 1930 के अकॉर्डिंग भविष्य जो 1932 था उसमें महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और एक पूना पैक्ट एक समझौता होता है उनके बीच में 1932 में। सेकंड क्या था, महात्मा गांधी अपोज द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स बट फाइनली इन पूना पैक्ट गवर्नमेंट एक्सेप्टेड कम्युनल अवार्ड्स। महात्मा गांधी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध कर रहे थे दलित्स के लिए, लेकिन फाइनली पूना पैक्ट जो होता है उसमें गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है कम्युनल अवार्ड्स को। इसके बारे में बेटा हम लोग अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था, सम मुस्लिम्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट गिव देयर होल हार्टेड सपोर्ट टू द सीडीएम। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, राजनीतिक दल थे मुस्लिम्स के, जिन्होंने अब पूरे दिल से सीडीएम को सपोर्ट नहीं किया था। और इसी टाइम पे बेटा 1929 के टाइम पर ही पहली बार मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन की डिमांड भी सामने आई थी। फोर्थ पॉइंट इज इन 1930 सर मोहम्मद इकबाल आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल जी ने अलग से प्रतिनिधित्व मांगना शुरू किया मुस्लिम्स के लिए। दिस क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट, जिसकी वजह से एक संशय और अविश्वास का माहौल बन गया था। जब ऐसा माहौल बन जाएगा तो सभी लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना कैसे कर पाएंगे, इसी वजह से सीडीएम फेल हुआ था। लास्ट पॉइंट इज बिकॉज ऑफ सेवरल एक्ट्स ऑफ वायलेंस, क्योंकि हिंसा की बहुत ज़्यादा घटनाएं होने लगी थी, एंड अरेस्ट, और बहुत ज़्यादा लोग अरेस्ट होने लगे थे, लगभग 1 लाख के आसपास पॉलिटिकल प्रिजनर्स की संख्या पहुंच गई थी बेटा इस समय। गांधी जी डिसाइडेड टू फाइनली कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने का या वापस लेने का फैसला ले लिया। फाइनली सीडीएम वाज कॉल्ड ऑफ इन 1934 बेटा, ठीक है। 1931 में जब कॉल ऑफ हुआ था तो वो 1932 में दोबारा से शुरू भी किया गया था। फाइनल जो कॉल ऑफ था सीडीएम का वो 1934 में हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें बी.आर. अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगा था दलित के लिए, बट गांधी जी अपोज दिस, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। व्हेन ब्रिटिश कंसीडर्ड दिस डिमांड गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अंटिल डेथ। जब ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि हम लोग आपस में लड़ें, तो वो एक की डिमांड मान लेते थे जिससे कि आगे लड़ाई बढ़े और दूसरे को लड़ने के लिए छोड़ देते थे।
बी आर अम्बेडकर जी की डिमांड उन्होंने मान ली, किसने? ब्रिटिशर्स ने। और गांधी जी जिसकी वजह से फास्ट अंटिल डेथ यानी आमरण अनशन पर बैठ गए। सीइंग द पोजीशन ऑफ गांधी जी, क्योंकि गांधी जी की पोजीशन इंडिया में बहुत बड़ी थी, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। फाइनली अ पैक्ट वाज साइन। मदन मोहन मालवीय जी को इंटरफेयर करना पड़ा बीच में, और फाइनली गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा गया, जिसमें क्या तय किया गया? डिप्रेस क्लास रिजर्व सीट्स, डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई और सीटें रिजर्व कर दी गई, बट दे वेयर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट्स। लेकिन गांधी जी के फास्ट अंटिल डेथ की वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट जो हुआ था उसमें जनरल इलेक्शंस होंगे, और जो लोग जनता द्वारा चुने जाएंगे वही डिप्रेस क्लास के लोग ही नेता बन पाएंगे या लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा पाएंगे। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। इस फोटो में जैसा कि हमें देख रहा है, पूना पैक्ट, बी आर अम्बेडकर और गवाई एंड अदर्स, बहुत सारे लोग इसमें हैं, क्योंकि गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी गए थे साइन करने, स्वयं गांधी जी नहीं गए थे। ये है बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हम लोग डिटेल में देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में ये जान लीजिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई थी। पहली 1930 में लंदन में हुई थी, दूसरी 1931 में ये भी लंदन में हुई थी, एंड थर्ड वन वाज आल्सो हेल्ड इन लंदन इन 1932। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि होते थे। ये फोटो है बेटा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महात्मा गांधी जी भी गए थे। महात्मा गांधी जी केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे बेटा, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नवंबर 1930 एंड इट गोज ऑन टिल 13 जनवरी 1931। कहाँ पर हुई थी बेटा? लंदन में हुई थी। उसमें लंदन के राजा कौन थे? किंग जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम। ये वही जॉर्ज पंचम है बेटा जो अपनी रानी क्वीन मैरी के साथ 1911 में इंडिया आए थे। इन्हीं के सम्मान में हमारा बम्बई में इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ये आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद इन्होंने ही बंगाल का पार्टीशन रद्द किया था 1911 में, और राजधानी हमारी कोलकाता से दिल्ली बनाई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे लंदन के रैंसी मैकडोनल्ड, और उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। ये 3 नाम बेटा याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया था भाई द वे वो। और इसमें अटेंड किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री। भारत की तरफ से जाने वाले प्रमुख जो नेता थे उसमें श्रीनिवास शास्त्री जी, तेज बहादुर जी, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी और बी आर अम्बेडकर एट्सेट्रा लोग गए थे। इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और ये तय किया गया था कि भारत में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो फेडरल यानी ब्रिटिश फेडरल के अधीन ही रहेगी, और गवर्नर जो है उस वही नेतृत्व करेगा भारत का। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है बेटा वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चली थी। इस समय भारत के वाइसरॉय जो थे वो चेंज हो गए थे। भारत के वाइसरॉय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन वाइसरॉय बने थे बेटा 17 अप्रैल 1931 में। यह कॉन्फ्रेंस जो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें भारत की तरफ से महात्मा गांधी जी भी गए थे, और यह एक टोटल फेलियर थी ऑन द इशू ऑफ कम्युनलिज्म, क्योंकि अंग्रेज़ों को एक मुद्दा मिल गया था 1905 के बाद से। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का पार्टीशन किया था उसके बाद से अंग्रेज़ों को एक मुद्दा मिल गया था डिवाइड एंड रूल का, कम्युनलिज्म, जिसके आधार पर वो भारतीयों को बांटते थे और भारत पर लंबे समय तक शासन करना चाहते थे। गांधी जी इस बात को समझ रहे थे और वो यूनाइट रहना चाह रहे थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे, जिसके लिए यह कॉन्फ्रेंस जो है टोटल फेलियर हो गई थी। अटेंड किसने किया था? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर और कई अन्य लोग भी गए थे इसमें। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेटा हमारी हुई थी नवंबर 1932 में। इसको अटेंड किया था बी आर अम्बेडकर अलॉन्ग विथ 46 अदर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें 46 प्रतिनिधि ही केवल गए थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर जी भी थे। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेटा हमने आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मॉन्टेमिलो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टे क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म, और इसके बाद साइमन कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का रिव्यू करने आया था, और उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज गिवन अ फाइनल शेप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक फाइनल शेप दिया गया था कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन भारत में अब किस तरह की व्यवस्था, राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव,
रहेगी भारत में, इसको फाइनल शेप दिया गया था। साथ ही साथ इसमें सेपरेट इलेक्शंस वर मेंटेन नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स बट फॉर दलित्स आल्सो। इसमें सेपरेट इलेक्शंस दे दिए गए थे, प्रोसीजर दे दिया गया था सेपरेट इलेक्शंस का, ना सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बल्कि दलित्स के लिए भी। अंग्रेजों को तो फ़ायदा ही था, जितने उतना ही उनको शासन करने में आसानी होगी। लेकिन जब बी आर अम्बेडकर जी 1932 में लौट कर वापस आए, जब वापस आए तो उन्होंने देखा, उन्हें सामना करना पड़ा गांधी जी का, और इसी के चलते हमारा पूना पैक्ट हुआ था, जो हमने अभी पढ़ा लास्ट में। इसके बाद बेटा हम देखते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है, लाइक जर्मेनिया ऑफ जर्मनी, मेरियाना ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेनिया ऑफ इंग्लैंड, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी फर्स्ट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता। बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने सबसे पहले भारत माता का पर्सोनिफिकेशन किया ड्यूरिंग द फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1871। ही मेड हर डेब्यूट इन हिज पोएम, उन्होंने उन पर पोएम लिखी वंदे मातरम, एंड वॉज विजुलाइज्ड एज एन ब्यूटीफुल लेडी विद अ डिवाइन ऑरा, जिसमें उन्हें प्रदर्शित किया गया था एक सुंदर स्त्री के रूप में जिनके सर के पीछे एक दैवीय अलौकिक प्रकाश था। दिस इमेजिनरी ऑफ मदर इंडिया लेटर क्रिस्टलाइज्ड एज अ पेंटिंग बाय लेजेंडरी आर्टिस्ट। यह जो इमेज थी मदर इंडिया की, भारत माता की, बाद में पेंटिंग के रूप में बनाई गई एक महान चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन इन 1905। वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन बंकिम चंद्रास नॉवेल आनंदमठ, और ये बंकिम चंद्र की नॉवेल में भी हमें देखने को मिलती है आनंदमठ। आनंदमठ वही बेटा जिससे हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिया गया है। महात्मा गांधी sought to integrate all elements of the Indian polity in order to forge national unity. All this kept alight the spirit of nationalism and alight the torch of freedom in the minds of the people of India. इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में ये तीन पॉइंट याद रखिएगा बेटा। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है ये भारतीयों में आया था जब उन्होंने एक साथ मिलकर संघर्ष करना शुरू किया था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। सेकेंड पॉइंट, बट देयर वॉज ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस। बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस थे जिनके बारे में नॉर्थ के लोगों को साउथ का, साउथ के लोगों को सेंट्रल पार्ट में होने वाले कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं पता था। जब साथ में स्ट्रगल किया तो उन्हें पता चला कि हाँ, बैसाखी, होली, ओणम सब एक ही त्यौहार है, एक ही चीज़ के लिए मनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड था यूनिटी का वो और ज़्यादा ताकतवर हुआ। लास्ट पॉइंट कहता है हिस्ट्री एंड फिक्शन फोकलेयर। इतिहास और मनगढ़ंत कहानियाँ, जो फतांसी कहानियाँ होती हैं, फिक्शन, फोकलेयर जो लोक कथाएँ और गीत थे, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स और पॉपुलर प्रिंट्स जो थे, ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सब ने एक योगदान दिया देशभक्ति की भावना को ताकतवर या लोगों में और ज़्यादा मजबूत करने में। जैसे कि ये पेंटिंग जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी भारत माता की, इनके सर के पीछे जो हमें डिवाइन ऑरा दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह जाता है, डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, फॉर्म हुआ था या इसको अडॉप्ट किया गया था 1920 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था 1930 में। डिफरेंस क्या है बेटा? दिस फर्स्ट हम देखते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। दिस मूवमेंट वाज फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, इट डिड नॉट डील विद वायलेशन ऑफ लॉज। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में सिर्फ नियमों का पालन नहीं करना था, बल्कि हमें कोई नियम तोड़ना नहीं था, सिर्फ नियमों का पालन नहीं करना था, यानी कि कोई भी अहिंसा नहीं थी, कोई भी रूल तोड़ना नहीं था। जबकि सीडीएम में हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दिस मूवमेंट डेल्ट विद द ब्रेकिंग ऑफ लॉज फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। यह आंदोलन का शुरुआत ही हुआ था हमारा शॉर्ट लॉ तोड़ने से। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में इट वाज कैरीड आउट थ्रू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस। यह जो आंदोलन था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस यानी शांतिपूर्वक धरने वगैरह से किया गया था। लेकिन सीडीएम जो था, द मेन एम वाज टू वायलेट लॉज। सीडीएम का जो मेन उद्देश्य था वो कानूनों का उल्लंघन करना ही था। इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं इसे, पिकेटिंग फॉर एन शॉप
जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसमें फॉरेन शॉप भी लूटी गई थी और फॉरेन जो क्लोथ्स थे उन्हें जलाया भी गया था। जबकि सीडीएम में सॉर्ड लॉ तोड़ा गया था, फॉरेस्ट लॉज तोड़े गए थे, बिसाइड होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन, और साथ ही साथ कई सारे आंदोलन या धरने प्रदर्शन भी किए गए थे। थर्ड जो मेन डिफरेंस था बेटा वो ये था कि एनसीएम में दिस मूवमेंट वाज लॉन्च इन ऑर्डर टू यूनिफाई हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड टू अटेन स्वराज। हिंदू एंड मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए किया गया था, इसीलिए खलीफाओं के प्रेस्टीज के लिए जो तुर्की में आंदोलन चल रहा था खिलाफत आंदोलन, उसको भी साथ लाया गया था। प्लस 1921 में ही गांधी जी ने स्वराज फ्लैग भी डिज़ाइन किया था। जबकि सीडीएम जो है दिस मूवमेंट वाज लॉन्च टू बेसिकली टू अटेन पूर्ण स्वराज एंड बिकॉज ऑफ 11 डिमांड्स ऑफ कांग्रेस वर डिनाइड। सीडीएम लॉन्च किया गया था क्योंकि 11 डिमांड्स जो गांधी जी ने भेजी थी 11 मार्च तक अप्रूव होने के लिए वो डिनाई कर दी गई थी। प्लस 1929 में जो पूर्ण स्वराज अटेन करने का प्रस्ताव रखा गया था उसको प्राप्त करने के लिए सीडीएम लॉन्च किया गया था। इसके बाद दो छोटी हेडिंग्स बचती हैं बेटा। पहली है स्वराज फ्लैग। इन 1921 गांधी जी हैज़ डिजाइंड द स्वराज फ्लैग। इट वाज अ ट्राई कलर फ्लैग. इट had a spinning wheel in the center which represent the Gandhian ideal of revolution, representing the Gandhian ideal of self help revolution या self help, वो प्रगति का प्रतीक था या स्वराज का प्रतीक था। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है बेटा स्वराज पार्टी। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सियारदास और मोतीलाल नेहरू जी ने फॉर्म की थी 1923 में और 1925 में सियारदास जी की मृत्यु के साथ ही यह समाप्त हो गई थी। इसके साथ ही बेटा आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। इसके अलावा जो छोटी छोटी डेट्स आपकी हैं वो हम आपको बता देंगे, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन या डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन एट्सेट्रा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। रिवाइज कर लीजिए, जहाँ पर दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू।